आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में एक अच्छा स्कोर कैसा किया जाए। और अच्छा स्कोर से कहने का मेरा मतलब है 80 प्लस, क्योंकि 80 प्लस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं रेलवे के टीसीएस के सेट में तो अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि यह देखा गया है कि सीबीटी 1 में काफ़ी लोगों के स्कोर कम आए और इसका जो सबसे प्रमुख कारण था वह यह नहीं था कि क्वेश्चन बहुत कठिन थे, क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट लेवल के थे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जो लोग नहीं जानते हो। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल पूछे गए थे। बस इसमें यह कर दिया गया था फ्रेंड कि क्वेश्चन था वह थोड़ा सा घुमा दिया गया था जिससे लोगों के निगेटिव ज़्यादा हो गया है। तो इन चीज़ों से किस प्रकार से बचा जाए, सीबीटी 2 में आप किस प्रकार से अच्छा स्कोर कर पाए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको भी ट्रस्ट होगा कि हाँ इस प्रकार से अगर पढ़ाई किया जाए तो 80 प्लस बिल्कुल ईजी है। टीसीएस का सेट का सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है आपको पता है क्या होता है, इसमें जो स्कोर करते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि इसके जो प्रश्न होते हैं ना वह कठिन नहीं होते हैं, बस इसको समझने की देर होती है। अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अच्छा स्कोर पर कर पाएँ, सीबीटी 1 की जो गलतियां हैं उसको सीबीटी 2 में आप दोहराएं नहीं, उस प्रकार से निगेटिव से किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि अधूरा ज्ञान किसी से मतलब किसी का भला नहीं हुआ अधूरा ज्ञान से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड कि सबसे पहला आपको क्या काम करना है। तो सबसे पहला जो काम करना है वह यह करना है कि आप सीबीटी 1 का जो आपने अभी एग्जाम देकर आया है उसका आप एक बार क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जो सीबीटी 2 में जो आपके प्रश्न आएंगे वह इसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे जो आपने यहाँ पर गलतियाँ की। जैसे मान लीजिए कि आपने सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 1 में आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव गया है, तो अब देखिए कि किस सेक्टर में मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी। क्या आपने फिजिक्स में गलतियाँ की, क्या आपका केमिस्ट्री खराब था, क्या आपने एलजेब्रा के प्रश्न को छोड़ दिया, या आपका मैथ खराब हो गया, या आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को आप जब खुद से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ और इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो कम से कम आप एक दिन का पूरा जो समय है वह अपने जो आपने एग्ज़ाम देकर आया है उस चीज़ को आप देखने में लगाइए कि हाँ मुझे मिस्टेक कहाँ पे हुआ, मैं कहाँ पे गलतियाँ कर दिया जिसको मैं अच्छे तरीके से सुधार सकता था। तो सबसे पहले आप ये काम करिए और जो आपने गलतियाँ की हैं उसको सबसे पहले सुधारने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने जिस भी सब्जेक्ट में आपने गलतियां की, आपने रीजनिंग में गलतियां की, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है कि रोज लोग हैं वह रीजनिंग में ही काफ़ी कम स्कोर कर पाए हैं, रीजनिंग में निगेटिव बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसको किस प्रकार से सुधार आप कर सकते हैं, मैथ में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, जो भी गलतियाँ हुआ उसको किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं मैं आपको बताऊँगा, इसके लिए तनाव नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप यह काम कीजिए, आप पहले जो भी आपने एग्जाम दिया है उसका आप एक बार एनालिसिस कीजिए, कंप्लीट बहुत ही बेहतर तरीके से एनालिसिस कीजिए ताकि खुद से आप समझ विकसित कर सकें कि हाँ मुझे भविष्य में क्या करना है। क्योंकि मैं यहाँ एक जनरली आप लोग का सभी का मतलब प्रॉब्लम नहीं समझ रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को आप खुद से समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले यह बात हो गई। दूसरी जो बात हो गई कि आप यह सोच कर चलिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। मतलब आप जब यह सोच लेंगे कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, क्या मैं नौकरी लेने के लिए पढ़ रहा हूं या सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे 50 नंबर आए, 55 नंबर आए और मैं कट ऑफ का इंतजार करूं। तो आप यह सोच कर चलिए, आप यह सोच कर चलिए कि मुझे अधिकांश समय जो मुझे मिल रहा है उसको मैं पढ़ाई पर लगाऊं। अगर मान लीजिए आप जॉब में भी जाते हैं, आपका जॉब सडनली हो भी जाता है तो आपको 8 घंटे ड्यूटी करने पड़ते हैं, 8 घंटे, उसके बाद आपका एक दिन का हाजिरी बनता है, कहीं कहीं पे 12 घंटे आपको ड्यूटी करने पड़ेंगे। तो आप 8 घंटा ड्यूटी करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 8 घंटा आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप यह सोचकर चलिए कि हाँ मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे रेलवे में जॉब लग गया है और पढ़ाई करना ही मेरा ड्यूटी है, तो मैं 8 घंटा पढ़ाई करूँगा अपना। तो इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आप किसी भी बुक को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। तो बस इतना ही मान कर चलिए कि मैं एक जॉब में हूं और अभी से मेरा जॉब लग गया है और मैं जितना ज़्यादा पढ़ सकता हूं उतना ज़्यादा मैं पढ़ूं। तो इस चीज़ को जब आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है वह होती है आत्मविश्वास। बहुत से मेरे फ्रेंड हैं वो पढ़ते बहुत हैं, बहुत अच्छा उनका तैयारी भी है, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास नहीं रहने से क्या होता है
कि लोग जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको पहले से ही डर लगते रहता है कि हाँ मेरा नहीं होगा नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको दिमाग से निकालना है। CBT 2 में बेहतर करने के लिए सबसे पहले आप एक आत्मविश्वास को जगाइए कि हाँ मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, लोगों से मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो यह भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, क्योंकि जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था तो मैं एग्ज़ाम देने से पहले ही मैं ये निश्चिंत रहता था कि हाँ मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाए। मेरे में सारे वो एबिलिटियाँ हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो मुझे एग्ज़ाम में सफलता दिला दे। तो मेरे मन में पहले से ये विश्वास रहता था और मैं अच्छा स्कोर कर लेता था। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। साथ में देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ CBT 2 के सिलेबस के बारे में। तो जिनको नहीं पता होगा, 35 नंबर का आपका मैथ पूछा जाएगा, 35 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा और 50 नंबर का आपका GK GS से प्रश्न आएंगे। तो मैथ और रीजनिंग, मैथ में जनरली जिनका मैथ सही नहीं है तो यूथ कंपटीशन का एक शायद बुक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर के आपको जितने भी RRB NTPC के एग्ज़ाम हुए हैं, मैं फ़ोटो लगा दूंगा वीडियो में, तो उसमें सारे आपको दिए हुए रहेंगे। RRB LP का, RRB NTPC का, RRB ग्रुप डी का, जितने भी TCS ने एग्जाम लिए हैं सारे के सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो TCS की होती है वह किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं करता है, क्वेश्चन का पैटर्न सभी एग्जामों में सेम रखता है। तो आप TCS के पैटर्न को जब उस बुक से आप समझ जाएंगे तो उसी प्रकार के जब आपके प्रश्न आएंगे TCS, जब आप NTPC CBT 2 देने जाएंगे तो आपको यह पता रहेगा कि हाँ मुझे इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और इसको इस प्रकार से सोल्व करना है। तो आप उस बुक को जरूर ले लीजिएगा मैथ के लिए भी। और रीजनिंग में भी आपको उसी बुक को लेना है, या आप किसी और रीजनिंग के बुक को ले सकते हैं। और साथ में आप यह देखिए कि रीजनिंग में मैं कहाँ पे गलत किया हूँ। ब्लड रिलेशन मेरा गलत हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग गलत हुआ है, सोलेलिज्म गलत हुआ है, कहाँ पे मैं गलत किया हूँ। तो एक सेपरेटेड आप बुक ले लीजिए रीजनिंग का। आप किसी भी प्रकाशन का बुक ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न हो प्रैक्टिस करने के लिए, उस बुक को आप ले सकते हैं। तो उस प्रकार से एक बुक ले लीजिए रीजनिंग का, जिससे आप जिस टॉपिक में आपका कमज़ोर है खास करके आप उस टॉपिक पर फोकस कर सकें और उस टॉपिक को बेहतर से तैयारी कर सकें और आप उस टॉपिक में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तीसरी जो है वह GK GS की है। GK GS में आप साइंस के लिए मैं बताऊं तो साइंस के लिए मेरे पास जो बुक है वह है दृष्टि का आप बुक ले सकते हैं, या 9-10 का। मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैंने खुद जो साइंस मैंने अच्छा किया था वह किया था 9-10 के बुक से। भारतीय भवन का मैं बुक लिया था, उससे मेरा जो बेसिक्स है वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। और इस बार का जो प्रश्न मैं देख रहा था RRB NTPC का, तो उसमें प्रश्न थे वो बहुत ही इजी टाइप के थे, बहुत कठिन नहीं थे, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा उसमें निगेटिव कर दिए थे। सिर्फ इसका एक ही कारण था कि उनको बेसिक का अंडरस्टैंडिंग नहीं था। जैसे एक प्रश्न था, मैंने देखा था कि एक कमानीदार तोला से किस चीज़ को नापा जा सकता है। उसमें वजन नहीं दिया हुआ था, द्रव्यमान नहीं दिया हुआ था, उसमें बल दिया हुआ था, भार दिया हुआ था। तो एक जनरल सा स्टूडेंट का बल पे ध्यान जाएगा ही नहीं जाएगा, वो हमेशा उसमें द्रव्यमान खोजता रहेगा, तो उसको मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप जब बेसिक्स को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो सेम चीज़ ही है। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए आपको बेसिक्स को समझना होगा। और बेसिक्स को समझने में आपको दृष्टि का ये जो बुक है, हालांकि ये UPSC के लिए आता है, BPSC के लिए आता है, तो क्विक बुक है, तो आप इसको रिवीजन में ले सकते हैं। बहुत पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, और इसमें काफ़ी अच्छे तरीक़ा से हर एक चीज़ों को समझाया गया है। तो आप एक बुक आप ले लीजिए, क्विक बुक आप देखिएगा दृष्टि का, आप इसको ले सकते हैं। साइंस के लिए बहुत ही परफेक्ट बुक है, आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको ये इंप्रूव करेगी। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। नहीं तो 9-10 का भारतीय भवन भी आप ले सकते हैं। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप NCERT को ले सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं, तो भारतीय भवन लीजिए। भारतीय भवन से फिर आप NCERT पे जा सकते हैं, क्योंकि NCERT में किसी चीज़ों को बहुत ही कम शब्दों में समझाया गया है। सॉरी फ्रेंड, कॉल आ गया था। तो आप इस बुक को आप ले लीजिए। और इसके बाद मैं आप लोग को बताऊं GK GS के लिए, तो GK GS के लिए आप लूसेंट को फॉलो कीजिए। लूसेंट के आप ऑब्जेक्टिव को फॉलो कीजिए। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और लूसेंट बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके सिवाय अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप स्पीडी को फॉलो कीजिए। स्पीडी बहुत अच्छी बुक है, बस आप उसमें से पुराने जो क्वेश्चन होते हैं उसको मत फॉलो कीजिएगा, स्पीडी को आप फॉलो कीजिए। और उससे आप यह होगा ना कि आपका जो निगेटिव होता है ना, जो कॉमन जो प्रश्न होते हैं वह निगेटिव हो जाते हैं। जैसे एक लड़के का हुआ था निगेटिव कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये प्रश्न उसका निगेटिव हुआ था। हालांकि
ये बहुत इजी प्रश्न है और ऐसा नहीं था कि वो इस चीज़ को जानता नहीं था, लेकिन उसका निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि वो माइनर सा क्वेश्चन था, वो उसको ध्यान में नहीं था कि शेर होगा या बाघ होगा, तो इस चीज़ में उसका निगेटिव हो गया था और 1 नंबर उसका कम हो गया। तो 1 नंबर बहुत बड़ा मैटर करता है। तो इसमें आपको स्पीडी बहुत मदद करेगा। स्पीडी को पढ़िए 1 घंटा रोज, 1 पेज 2 पेज, एक टारगेट सेट कर लीजिए। उसके अनुसार से आप लूसेंट में भी एक टारगेट सेट कर लीजिए। और मैं यह कहता हूँ कि कभी भी पढ़ने से पहले आप टारगेट सेट करके पढ़िए कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे मौर्य साम्राज्य पढ़ लेना है, बौद्ध धर्म पढ़ लेना है, जैन धर्म पढ़ लेना है और इसको ऑब्जेक्टिव कर लेना है, स्पीडी में मुझे इतने पेज पढ़ लेने हैं, आज मुझे एक टेस्ट सीरीज लगा लेना है। तो यानी कि पढ़ने से पहले आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे इतना चीज कर लेना है, इसके बाद ही मैं पढ़ाई से उठूंगा। तो ये चीजें हो गई, मैंने आपको बताया जीके जीएस के लिए। स्पीडी, लूसेंट, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। लूसेंट के जगह आप क्रोन भी ले सकते हैं, क्रोन ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि घटना चक्र जो होता है वह स्टैंडर्ड लेवल का बुक है, वह आपका काम नहीं देगा। तो ये 3 चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर शुरुआती दौर में है, कम आपको थोड़ा भी तैयारी है, तो स्पीडी से शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप लूसेंट पर जाइए और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को तैयारी कीजिए। इतना चीज कर लीजिएगा, जनरल जीके जीएस में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे जो बड़ी बात है फ्रेंड, जो सबसे आपको तैयारी को इंप्रूव करेगी, वह करेगी आपकी प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो 70% मैं योगदान देता हूं प्रैक्टिस का और 30% मात्र योगदान देता हूं आपके पढ़ाई का। जो मैंने इतना देर मैंने आपको 11 मिनट में बताया, उसका मात्र योगदान 30% है। बाकी आपका जो 70% योगदान देगा वह आपका प्रैक्टिस ही देगा। क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यह नहीं पता रहेगा कि आप प्रश्न आ रहा है तो उसको आपको सोल्व भी तो करना है, क्योंकि यहां पे आपको मात्र 90 मिनट समय दिए जाएंगे और 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो पिछले CBT 1 जैसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय रहेगा और पे आसानी से किसी क्वेश्चन को आप 1 मिनट भी दे करके बना ले रहे हैं, 2 मिनट भी दे करके बना ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको शॉर्ट से शॉर्ट टर्म में आपको सोल्व करना होगा। तो इसके लिए आप किसी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप वहां पर ऐसा ना हो कि आप 20-30 प्रश्न छोड़कर चले आए, क्योंकि जनरली CBT 2 में यही होता है और सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप जब CBT 2 दीजिएगा, या बहुत से आपके दोस्त भी दिए होंगे जो पिछले बार दिए होंगे CBT 2, उनसे पूछेगा कि इसमें टाइम टेकन जो होता है वह बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो इसके लिए किसी भी एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए जो बेहतर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। ऑफलाइन से आप क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद लीजिए, लेकिन एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप ग्रेडअप ज्वाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मैं खुद उससे प्रैक्टिस करता हूं और सस्ते भी काफ़ी टेस्ट सीरीज होते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ग्रेडअप भी बहुत अच्छा है, ग्रेडअप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पहला पसंद जो होता है वह टेक्स्ट बुक ही होता है, क्योंकि सस्ता होता है, लोग उससे काफ़ी दिन तक आसानी से बहुत से टेस्ट भी उपलब्ध होते हैं। तो टेक्स्ट बुक आप ज्वाइन कर लीजिए और बस पढ़ने का सोचिए, क्योंकि सबसे जो इतनी मैंने चीज़ें बताई ये तभी कारगर होगी जब आप पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे, सारे चीज़ें मेरे बताई हुई धरी की धरी रह जाएगी। इस वीडियो को बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोग इसको कम ही से कम लोग ही इसको अप्लाई करेंगे। बिल्कुल आपको सफलता जरूर लगेगी, मेरा यह विश्वास है। तो टेक्स्ट बुक का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहेंगे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो CBT 2 के लिए करके कन्फ्यूज़न है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी कोई टॉपिक, जैसा आपको मैथ का प्रिपरेशन कैसे करना है, GK GS का प्रिपरेशन कैसे करना है, कोई सा जो विशेष टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो उस पर आप कमेंट जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।